सो हाय एवरीवन, आज एक नए लेक्चर का शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। नया लेक्चर मतलब वही डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम लेक्चर नंबर 11 पे जा रहे हैं। पहले के 3 लेक्चर्स हमने 3-4 लेक्चर तो मैंने अभी दिए नहीं, अपलोड नहीं किए। सोचा प्रॉपर्टीज़ के कुछ अच्छे लेक्चर्स अब मतलब यहाँ पे डाल दूँ, तब जाके मैं वो पहले 4 लेक्चर बनाऊँगा। एक्चुअली बने हुए लेक्चर थे बट अनफॉर्चुनेटली फाइल और वॉइस करप्ट हो गया था उसमें। ओके, नो इशू, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी और ऐड ऑन कर ली है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन 6th एंड 7th प्रॉपर्टी, लेकिन साथ में मैं 8th और 9th भी यूज़ करूँगा इसमें। तो जैसे आप आगे जाएंगे उसमें देखेंगे कि 8th 9th भी प्रॉपर्टी अब ऐड हो जाएगी इसमें। सबसे पहले चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि आप एनी टाइम न्यूमेरिकल करते वक्त वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी की अगर आपने लिमिट चेंज किया तो फिर क्या होगा कि ए टू बी का बी टू ए हुआ तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूँ है कि माइनस बी टू माइनस ए हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोरोलरीज ऑफ फोर्थ मतलब एनी टाइम वी कैन रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी वही कर सकते हैं। इवन ऑड प्रॉपर्टी है, फंक्शन अगर इवन है ऑड है, ये प्रॉपर्टी मैंने ब्रीफ किया था आपको। माइनस, इसकी पहचान ही सबसे बड़ी है कि माइनस ए टू प्लस ए, ये इसकी पहचान है। क्वेश्चन माइनस ए टू प्लस ए में होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। फिर ऑड फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। तो दो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है, ग्राफ को शिफ्ट करना है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर लिमिट में कोई कॉमन नंबर ऐड करते हो तो सेम नंबर आर्ग्यूमेंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो जाएगा। कोई बच्चा बोले मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, हाँ होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। उसे प्रॉपर्टी नंबर मुझे लगता है 15 अगर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी और नई प्रॉपर्टी आ गई, ब्रेकिंग ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी। बहुत इजी है। जैसे ए और बी के बीच में सी और डी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे चाहो तो ए टू सी इंटीग्रेट करके सी टू डी इंटीग्रेट करके बी और डी टू बी इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब टोटल ए टू बी जाने के बीच में अगर सी और डी है तो फिर ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ लिमिट्स। कहाँ कहाँ पर ब्रेक करना होगा, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है, जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी वहाँ तो कंपलसरी ब्रेक करना होगा। तुम वैसे तो ब्रेक कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है, जहाँ पे अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें करना होगा। और जहाँ पे पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज मतलब वो नहीं होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, फॉर एक्स लेस देन ए, फिर एफ ऑफ एक्स टू फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। तो जो इस तरह का क्वेश्चन होगा वहाँ पर तो फिर हमें ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ द लिमिट्स प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ द लिमिट्स प्रॉपर्टी क्या है, हाफ ऑफ द लिमिट्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम लिमिट को हाफ कर देते हैं, 0 to a, लेकिन रूल ऐसे है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ, यहाँ डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई बच्चा बोले सर कैसे इसे आपको समझेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, बताऊंगा एक एक करके, बट इस प्रॉपर्टी को पहले तुम लर्न कर लो। 0 to 2a का 0 to a होता है, क्वेश्चन एज इट इज़ आता है, फिर प्लस जो यहाँ पे पार्ट है ना एफ ऑफ ओरिजिनल लिमिट्स, देखो ओरिजिनल लिमिट्स ये वाली है 2a है ना, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स आएगा। क्लियर। तो ये देखो, इसको बोर्ड्स में इसके प्रूफ्स पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में प्रूफ इसका आ सकता है, इनफैक्ट इसका भी बोर्ड्स में। तो अगर आप किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, बोर्ड्स में आपके ये प्रूफ इनके पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, मैं इनके प्रूफ भी आपको दे देता हूँ।
तो कोई बच्चा बोले कि सर इसके प्रूफ कैसे करने हैं, तो चलो पहले हम इनके प्रूफ देख लेते हैं। फिर अच्छा, इन सब में अब तक मैंने जितनी भी बातें की, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंटीग्रेशन करते टाइम फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुम कहोगे कि सर आप बार बार ये वर्ड बोलते क्यों नहीं हो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो उसका रीज़न ये है कि मतलब एक ही वर्ड बार बार बोलने से बहुत सारी चीज़ें जब मिक्स होना चालू होती है तो बच्चे उतना याद नहीं रख पाते। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ पहले मेथड बता दूँ और फिर कीवर्ड्स बता दूँ कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर आगे जाके तुम उसे इंटीग्रेट करो। कोई बच्चा बोलेगा अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा। एक्चुअली जो तुम एरिया निकाल रहे हो, जैसे मान लो कि इसी में पकड़ लो ए से बी निकाल रहे हो, बरोबर, ए से बी और सी टू डी, इसमें मान लो कर्व का कोई हिस्सा नहीं है और तुमने ए टू डायरेक्ट बी कर दिया, तो तुम्हारा अननेसेसरी जब ए टू बी करोगे ना तो ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा जहाँ पे कुछ ग्राफ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर कर्व कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली मतलब नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, या प्रॉपर्टी लगा दिया, वो सब नहीं कर सकते। तो आओ चलो हम प्रॉपर्टी के प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ, अब मैं समझाने जा रहा हूँ प्रूफ ऑफ। इससे फ़िलहाल मैं लिखूँगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये अब बहुत इजी प्रूफ है, LHS मैंने ले लिया कि लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जो होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जो होगा वो जी एक्स प्लस सी होगा। तो इस हिसाब से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आंसर होगा जी एक्स ए टू बी। ठीक है, जो हो जाएगा जी बी माइनस जी ए, जी बी माइनस जी ए। आर एच एस की बात करूँ, आर एच एस की बात करूँ, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। फिर ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स ए टू सी प्लस जी ऑफ एक्स सी टू बी। फिर जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो जी ऑफ सी आ जाएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए कट कर देते हैं इसलिए गलती से कट हो गया। जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, जी ऑफ सी, तो ये कट गया तो क्या आ गया, जी बी माइनस जी ए। तो ये एक प्रूफ आ गया इक्वल टू आर एच एस। तो जब फंक्शन तुम्हें लगे कि डिसकॉन्टीन्यूअस है या पीस वाइज फंक्शन है तब तो उसका प्रूफ कंपलसरी ये आना चाहिए। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को समझा दिया है तो इसके सपोर्ट में कुछ न्यूमेरिकल मैं यहीं से लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कैसा है, 2 to 5 इंटीग्रेट करना है, 2 to 5 हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 2 to 5 और एग्जैक्टली बीच में 3 है यहाँ पे। तो एफ ऑफ x1 एक फंक्शन है और एफ ऑफ x2 दूसरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल आंसर जो हो जाएगा 2 to 3 एफ ऑफ x प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, प्लस 3 to 5 3x² प्लस 1 डी एक्स, 3x² प्लस 1 डी एक्स। फिर x का जो हो जाएगा वो x²/2 हो जाएगा और 3 बाहर ले लो तो 3x हो जाएगा, 2 to 3। फिर यहाँ पे 3x³/3 हो जाएगा, x² का x�3/3 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा x, 3 to 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे तो 9/2 प्लस 9 माइनस 2 डालने के बाद 4/2 प्लस 6, 4/2 प्लस 6 हो जाएगा ये। और आगे यहाँ पर आएगा प्लस
5 डालने के बाद 3 वैसे भी कट रहा है, तो 125 प्लस 5 माइनस 3 डालने के बाद 27 प्लस 3। देख लो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 9/2 9, ठीक है ठीक है ठीक है। 125, तो ये दिख रहा था ना कि एक फंक्शन 3 से पहले पहले है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 3 वाला एक फंक्शन था, ये रीज़न लेस देन 3 वाले फंक्शन का है, ये वाला ग्रेटर देन 3 वाले के लिए, और यहाँ पर इक्वल टू 3 डाल देते हैं, और ये इक्वल टू 3 वाला है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर इक्वल टू 3 कहाँ पे लाई करता है? देखो इक्वल टू 3 एक लाइन होगी, सिंगल लाइन, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंगल लाइन। तो इक्वल टू हो या मत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा बोले वो क्यों? देखो ना, इक्वल टू 3 आप ड्रॉ करोगे तो ऐसी एक लाइन ही ड्रॉ करोगे ना, कुछ एक इक्वल टू 3 पे, या एक पॉइंट लोगे, या तो एक पॉइंट लोगे इक्वल टू 3 के लिए, ग्रेटर देन 3 के लिए। अब इसका एक्चुअल ग्राफ मुझे आपको समझा ही देता हूँ, हालांकि मैं सोचा था कि नहीं समझाऊंगा। अब y इक्वल टू 2 ग्राफ की एनालिसिस आपको करनी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल टू 3x² प्लस 1, 3x² प्लस 1। तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, x 0 डाला तो y 1 होगा, और ये प्लस 3 है तो अप जाएगा। तो ये पैराबोला ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये 1 आ गया, एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x 0 डाला तो y 1, y 0 डाला तो x माइनस 1, तो इट विल गिव यू लाइक दिस -1। तो ये समथिंग ऐसे कुछ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल लो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 3x² प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, दोनों को इक्वेट कर दो। सो x3x इक्वल टू x, 3x² इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 3 पे कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लगभग 3 के आसपास, ठीक है 3। तो ये सपोज करो ये 3 है। अब कहने का मतलब इसका क्या है कि 3 से पहले पहले कहाँ से चालू हो रहा है? 2 से। 3 से पहले पहले ये निकाल दो, जो पार्ट है ये लाइन निकाल दो, ये लाइन को यहीं से ड्रॉ करो। 2 डाला तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस लाइन, ये लाइन को मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। ये कौन सा पॉइंट है? 2, और ये क्या दे रहा है? 5, और यहाँ पे 3 डाला तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 डाला तो कुछ तो गलत हुआ है। 3x² इक्वल टू x, अच्छा 3x² प्लस 3 था, तभी मैं बोलूँ कि ये ऐसे क्यों हो गया। हाँ 3x² प्लस 3, तो अब एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। 3x² माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस x प्लस 2, 3 2 जा 6। इसका ब्रेक डाउन देखो, फैक्टर वाले मेथड से गिराओ, देखो क्या आता है। ठीक है, मतलब तुम समझ गए। ये ग्राफ जो है ये तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 तो नहीं दिखाएगा, कुछ और ही दिखाएगा। मुझे नहीं लगता है 3 दिखाना चाहिए। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत सीधी सी बात है। अब 3 पे ये वाला पार्ट क्या दिखाने वाला है? ये वाला 3 डालने पे 9 3 27 28, समवेयर 28 ऊपर की तरफ ले लो, और यहाँ से अच्छा यहाँ पे इक्वल टू डालो, यहाँ पे हॉलो डालो, बिकॉज इसमें इक्वल टू तो नहीं है। और इस ग्राफ को ऐसे घुमा दो, ठीक है, ऐसे घुमा दो, तो फिर ऐसे मतलब कुछ ऐसे ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, समथिंग ऐसे ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो चलो ये, लेकिन ये पूरा तो ड्रॉ नहीं करना है, तो आपको ये वाली एरिया बतानी थी। तो ये वाली एरिया में 2 एरिया इंक्लूड होंगी। एक तो ये वाली एरिया इंक्लूड होगी जो ये बन रही होगी, और एक ये वाली एरिया इंक्लूड होगी टिल 5 तक। 5 डाल दो, 5, तो एक ये वाली एरिया, एक ये वाली, इसलिए क्योंकि कर्व डिसकंटिन्यूअस है तो आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा 2 से 3 और 3 से 5. Now you can do the calculation. As per my thinking, the calculation is not hectic that much. चलो तो what will be the answer? ये तो हो गया 18 + 9 27/2 माइनस, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 130 हो गया, -30 हो गया,
ठीक है। 27 30 गया, 100 में से 8 गया, 92 प्लस 27/2, ठीक है। 92 92 वो कितना हो जाएगा, 90 180, सो 184 प्लस 27/2। नाउ डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। देख लो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, होपफुली नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर कोई बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर को बारे में जानता है तो क्या होगा, चलो जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता। इंटीजर पहले क्या होता है, आप लोग यकीन मानो हम इस चैप्टर में हैं, अभी भी मुझे 10% बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे, जिससे मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है तो बोलेंगे सर नहीं मालूम। तो पहले तो इंटीजर क्या होता है, ओ नंबर लाइन पे नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे नंबरों को इंटीजर्स कहते हैं। तो इन्हें थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इंटीजर्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये नंबर्स इंटीजर्स बोले जाते हैं, इंटीजर्स इसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब मैंने इसमें इसको दिया एक इनपुट 0, तो फिर एक सवाल पूछता है इज इट इंटीजर, इज इट इंटीजर, क्या ये इंटीजर है। उसे जवाब आता है हाँ 0 तो एक इंटीजर है, तो 0 फ्लैश करता है। लेकिन 0.1 दिया तो एक सवाल पूछता है इज इट इंटीजर, इज इट इंटीजर, क्या ये इंटीजर है। जवाब आता है नो ये इंटीजर नहीं है। फिर वो इसे 0.1 प्लॉट करके देखता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलने का मतलब वो फॉरवर्ड, वो राइट साइड देखना इसे मना है, तो राइट साइड नहीं देखेगा। ये कहाँ देखेगा, लेफ्ट साइड देखेगा। और लेफ्ट साइड देखेगा तो जैसे जितना नंबर इससे दूर होते जाएगा छोटा होते जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, जो इसके सबसे पास है। तो 0 सबसे बड़ा इंटीजर है जो, क्योंकि इसके पास है। यूं कहो कि लेफ्ट का जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा उठा के वही ये फ्लैश करेगा, हाँ इसका वैल्यू 0 है। फिर एक बच्चा बोले कि सर मैंने 0.9999 दे दिया, 0.9। फिर वही सवाल इज इट इंटीजर, नो। तो फिर ये क्या करेगा, जब इसने नो का जवाब दिया तो 0.99 तो समवेयर यहाँ पे होगा, जो इधर राइट साइड में 1 है। बट मैंने फिर बोला कि राइट वैल्यू ये दिखाएगा ही नहीं, राइट साइड देखना मना है, याद रख लो। वी कांट टेक इंटीजर ऑन राइट साइड ऑफ द नंबर, राइट साइड ऑफ नंबर के राइट साइड का इंटीजर वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो लेफ्ट में देखेंगे तो फिर ये 0 दिखाएगा। यानी कि अगर आप इसके ग्राफ की स्टडी करो तो द ग्राफ विल गिव यू, से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब 0 से 3 की बात कर लेते हैं। 0 से लेके 1 तक इट विल शो यू 1 तक, 1 से पहले एग्जैक्टली 1 नहीं, 1 दोगे तो 1 तो इंटीजर 1 दिखाएगा। 0 से 1 तक ये 0 दिखाएगा। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें आंसर 1 आए तो 1 से लेके 2 के पहले तक 1.999 कोई भी ऐसा नंबर पकड़ लो, ठीक है। इससे पहले तक ये तुम्हें 1 दिखाएगा, ठीक है। अब ये 1 दिखाएगा और ये 2 से पहले तक, ठीक है। ये यहां से यानी कि 2 से लेके 3 तक ये 3 दिखाएगा। अब मैं एक बच्चे से पूछूं ये x कंटिन्यूअस है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, तो आंसर है कांट प्रेडिक्ट, हमें उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो खैर इंटीजर को तो देख के बता ही सकते हो कि सर इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, रादर देन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ सोचना नहीं है, इसके ग्राफ को ही ब्रेक कर देते हैं, इसके ग्राफ को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बोले कैसे करेंगे सर, आप कैसे सोच रहे थे, इसको ऐसे कर दो ना, i इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, ये x। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है,
ये तो जस्ट एक इंटीजर वैल्यू आपको दिखाएगा। फिर प्लस 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1 dx, ठीक है। और फिर अगली जो बात करें 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, तो फिर ये 2x dx होगा। फिर आंसर क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दैट इज 4 माइनस 1, ठीक है। तुम्हें अगर लिमिट समझ में आई हो तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, 1/2 बाहर लिया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू इधर आएगा, लेकिन 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, तो ये 3/2 दे रहा है और ये 5 दे रहा है, 3/2 और ये दे रहा है 5, तो 13/2 इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, ये जो ब्रेकिंग ऑफ लिमिट है ना, खासकर जब स्पेशल टाइप के फंक्शन हो ना, मॉड, अब देखो ये मॉड है, ठीक है। तो मॉड का अगर कोई बच्चा जानता है ग्राफ कैसे बनता है, पूरी एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये x 0 लिया, y 1 आएगा, y 0 लिया, y 0 लिया, तो x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे अब यहां से नीचे चला जाएगा, ऐसे नीचे ये y इक्वल टू एक्स चला जाएगा। लेकिन जब ये मॉड में आएगा तो मॉड वाला क्या करता है, ये वाला जो बिलो द एक्स एक्सिस है उस ग्राफ को अवॉइड करके उसका मिरर इमेज बना देता है, ठीक है। तो मतलब इस पार्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रहेगा, तो इस पार्ट में नेगेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रहेगा, नेगेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रहेगा। तो इस पार्ट में नेगेटिव ऑफ मतलब y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 रहेगा। तो मॉड का डेफिनेशन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का डेफिनेशन कैसे है कि इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है, इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। और इट विल बिकम नेगेटिव x प्लस 1 if x plus 1 is less than 0, that is x less than minus 1, x less than minus 1। ओके, सो अगर एक बच्चा कहे कि सर इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल एनालिसिस कर लो, ठीक है। ग्राफिकल, अगर ग्राफ बनाने में तुम एक्सपर्ट हो तब तो फिर ग्राफिकल एनालिसिस कर लो। और मॉड में एक अच्छी चीज होती है कि जो भी एरिया बनती है वो अबो द एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस, इसलिए नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, नेगेटिव वाली एरिया, जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस बनती है ना, उसमें क्या होता है कि आप सब लोग वही कर देते हो, क्या कहते हैं, जैसे ये मतलब प्लस एरिया ले लेते हो, ये वाली दिक्कत है। चलो कुछ कोई बात नहीं, समझो ये -1 है, बरोबर। तो ये ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे गया। अब ये 5 अगर तुम देते हो, 5 क्योंकि 3 to 5 है, 3 to 5 है, ये ऐसे हो गया। तो जब तुम 5 इनपुट दोगे, 5 एज ए इनपुट दोगे ना, तो 5 इनपुट पे क्या दिखाएगा, 5 + 1 6, तो 6, ये 5 देने पे ये 6 दिखाएगा। अब 6 दिखाएगा मतलब ये पूरी की पूरी हाइट जो ये है ना, यहां से यहां तक 6 यूनिट है। अब ये काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, तो टोटल 6 यूनिट का लेंथ भी हो गया, ये लेंथ 6 यूनिट का हो गया। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो इसकी एरिया जो है वो तो हो जाएगी 1/2 × 6 × 6, इतनी एरिया 1/2 × 6 × 6 आ जाएगी। ये वाली एरिया की मैं बात कर रहा था, ये वाली एरिया की मैं बात कर रहा था, 1/2 × 6 × 6 आ जाएगा। अब अगर आप -3 की बात करते हैं, तो जब -3 डालोगे तो कितना आ जाएगा, -3 डालोगे
तो -2 आएगा, बट मॉड उसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये 2 सपोज करो, ग्राफ में भी परफेक्ट ना दिखे, ये 2 हो जाएगा। सो नाउ ये 2 हो गया। फिर थोड़ा सा मैं इरेजर से इरेज कर देता ताकि तुम्हें ग्राफ अच्छा सा नजर आए। चलो, तो ये देखो, ये हमने सपोज करो ऐसे ले लिया, तो ये 3, ये -3 हो गया, ये 2 आए, ठीक है, और ये इतना 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो ये वाली एरिया कितनी हो गई? तो ये वाली एरिया हाफ इंटू 2 यूनिट्स हो गई। तो मतलब ये वाली एरिया 2 यूनिट आई और ये वाली एरिया कितनी, 18 यूनिट्स आई। तो टोटल मतलब -3 to 5 मॉड x+1 dx डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि आधी एरिया 2 यूनिट, आधी 18 बचे, मतलब कुछ एरिया 2 कुछ 18, तो 20 यूनिट्स आ गई। टोटल 20 इसका आंसर होगा। फिर एक बच्चा बोले कि सर अगर हम लोग इससे जाए तो वो डेफिनेशन से, तो फिर कुछ नहीं, -3 to, आपको दो डेफिनेशन एलिटर यूज कर लेते हैं। एलिटर, एलिटर मतलब ऑल्टरनेट मेथड। तो फिर अब आपको दो तरीके से जाना पड़ेगा, -3 से -1, इट विल एक लाइक -x+1, और 1 से 3, तो इट विल बी x+1 dx। सॉरी 3 तो नहीं था, 5 था ना, ये 5, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, लिमिट को चलो जान दो यार, और ज्यादा इसमें इधर उधर करूंगा तो तुम भी कंफ्यूज हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा था, लिमिट को उल्टा करके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, यार रिफ्लेक्शन में अप्लाई करने की सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि यार मतलब बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। x का x²/2, ठीक है, और 1 का मतलब 1 का इंटीग्रल x, फिर -3 to -1, ठीक है, -3 to -1, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा x²/2 प्लस x -1 to 5, फिर -1 डालेंगे तो 1/2, और ये -1, -3 डालते हैं तो 9/2, -3 प्लस 5 डालते हैं तो 25/2 प्लस 5, माइनस -1 डालते हैं तो 1/2 -1। तो अब ये देख लो, अगर देखो यहाँ प्लस है तो ये तो ऐसे भी कट जाने वाला है, इक्वल टू -9/2 -6, यानी कि कितना हो गया, माइनस, यानी 3/2 हो गया। और यहाँ पे 25 35/2 हो जा रहा है, 10 35/2। फिर कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, कहीं हो गया लफड़ा। कहाँ से कहाँ तक एरिया था भाई, प्रीवियस, माइनस ऑफ -3 to 5 था ना, -3 to -1, नेगेटिव ऑफ x+1, नेक्स्ट -3 to -1, नेगेटिव ऑफ x+1, कीपिंग आउटसाइड x²/2 x1, एंड -1 to 5, क्योंकि 5 ही था ना, -1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट -1 to 5 x²/2 प्लस x, ठीक है। अपर लिमिट 25/2 प्लस 5 -1/2 -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर, -1/2 -1 माइनस अपर लिमिट, हाँ ठीक तो है, 32/2 आ रहा है, -32/2 आ रहा है। कहाँ दिक्कत आई, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन एरर है, छोटा सा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। माइनस बाहर ले लिया है, x का इंटीग्रल x²/2
प्लस एक्स, अपर लिमिट यहाँ कितना आ रहा है -6, 9 - 6, ठीक है 9 - 6, सो -3/2 हो जा रहा है अपर माइनस लोअर, -3 to -1। चलो प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं कहाँ गलती हुई है। ये तो सही है, ये एरिया तो मुझे मालूम है कि सही है। इधर एक तो नेगेटिव आ रहा है, वो एक झंझट है। माइनस ऑफ x + 1, x + 1 = 0, x = -1, -3 to -1, -3 से -1, -1 से 5, -1 से 5, x + 1। नेक्स्ट -3 to -1, -1 से 5, माइनस x का x² + x, ठीक है -1 डाला तो 1/2, फिर यहाँ पे डाला तो -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2 -3, ये तो करेक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25/2 + 5 माइनस -1 का स्क्वायर 1/2 -1। ओ ये देखो, यही तो गलती हुई है। मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर का साइन मुझे ये याद था नहीं कि ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा है माइनस, ध्यान मेरा यहाँ नहीं गया, मुझे लगा ये प्लस है, ब्रैकेट खोलूंगा। समझे कहाँ गलती हुई? तो गलती ये थी कि मुझे ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। कोई बच्चा बोले कौन सा वाला? ये जो काटा है ना, इसे इरेज करो, ये दाग मिटा दो यहाँ से। चलो लिख ही देते हैं। ये जो काटा है वहां देखो बाहर माइनस है ना, तो एक छोटा सा मिस्टेक भाई, एक याद रखना, 1/2 -1, यही गलती हुई, 1/2 -1। अब इसको अंदर ले आओ, हाफ में से 1 गया, माइनस हाफ बचेगा, ये प्लस हाफ हो जाएगा। बस ये इतने के लिए। हाँ फिर 9/2 में से 3 गया, मतलब 6, तो 3/2 बचेगा, -3/2। ये कितना हो जाएगा 25, 10, 35/2। और ये कितना हो जाएगा माइनस का प्लस हाफ, ठीक है। अब सबके नीचे हाफ दिया है तो /2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 35 + 1 + 1 -3। अच्छा ये -3 भी नहीं होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। 37 देखो आ गया, 40/2 = 20। तो मॉड अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं तो ग्राफ ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ग्राफ से ना फटाफट आंसर आता है और मजेदार तरीके से आता है। अदरवाइज क्या है, कैलकुलेशन एरर तो होना पॉसिबल है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में पहले तो मैं आपको ग्राफ बना के sin x का दिखाता हूँ, फिर 2 sin x का, फिर उसके इंटीजर वैल्यू का। तो पहला ग्राफ व्हाट वी विल डू, आई विल ट्राई द ग्राफ ऑफ sin x। ये हो गया, ये है -1 -1, ये है +1, ठीक है। ये है π/2, ये है 3π/2। ये किसका ग्राफ बन गया, sin x का। अब अगले ग्राफ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 2 sin x का। थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं। ये ग्राफ मैंने बना दिया 2 sin x का। ये 2 हो गया,
ये -2 हो गया। अब आप इन ग्राफ से आइडिया लगाइए कैसे। अब ये वैल्यू तो ये जो 2 sin x की जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसको ऐसे एनालिटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि sin x -1 से +1 तक होता है, तो 2 sin x -2 से +2 तक होगा। अगर मान लो कि कोई मुझे बोले कि -2 से +2 तक इंटीजर वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, तो इक्वल टू है तो -2 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x क्या क्या मुझे पॉसिबल है, -2 -1 0 1 और 2, मुझे इतने इंटीजर्स वैल्यू पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि ये 1 कहाँ दिखाएगा, और वो भी ग्राफिकली जो हमें डिस्कस करना है। वी विल हैव टू डिस्कस द ग्राफ यहां से लेके यहां तक, इतने में हमें ग्राफ डिस्कस करना है, इसके बियॉन्ड हमें ग्राफ में नहीं जाना है। अच्छा, अब π/2 जैसे तुम डालते हो तो फिर ये क्या दिखाएगा 2, लेकिन जैसे ही π/2 से आगे बढ़ोगे तो इसकी वैल्यू देखो 2 से नीचे की तरफ जा रही है, ये वैल्यू 1.99, ये 1.98 ऐसे समथिंग मान के चलो, तो मतलब ये जो वैल्यूज है ये ड्रॉप होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में पाई डाल दिया, साइन पाई तो 0 हो जाएगा, बरोबर है ये, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 भी दिखाएगा। 1, अब 1 तब दिखाएगा जब साइन एक्स हाफ दिखाए, और साइन एक्स हाफ दिखाने का मतलब ये होता है कि या तो आगे से π/6, 0 से आगे जाओगे, 0 से आगे π/6, या पीछे से पाई से पहले π/6 यानी 5π/6, समझे कि नहीं, 5π/6। तो अभी 2 वैल्यू तो एग्जैक्टली π/2 पे आएगी, तो वो तो एक पॉइंट है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, 2 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5π/2 से लेके 5π/6 तक इसकी जो वैल्यू दिखाएगी वो 1 दिखाएगी। कोई बच्चा बोले कैसे 1 दिखाएगी, तो अभी ऐसे समझो ना, π/2 डाला तुमने, साइन 90, 1 आ गया, 1 इंटू 2, बरोबर, 1 इंटू 2 तो 2, लेकिन वो 90 पे 2 दिखा रहा है। अब तुमने कहा कि सर मैंने 120 ले लिया, सपोज करो, चलो तुमने 120 ले लिया, 120 मतलब कितना होता है, √3/2, √3/2 की एनालिसिस करो, ठीक है। मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं, बाद में फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इंटीजर वैल्यू पकड़ूंगा। तुमने कहा कि सर मैंने 120 लिया, बरोबर, चलो ये 120 मान लेते हैं, तो 120 वाली लाइन पे ये वैल्यू कितनी दिखाएगी, तो 120 वाली लाइन पे ये वैल्यू आपको क्या दिखानी चाहिए, √3/2 0.86, ठीक है। √3 को 1.732 लेके डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.86 आया, इंटू 2, तो ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब π/2 से जैसे तुम आगे चलोगे तो ये 1 दिखाएगा, तो कहां तक ये 1 दिखाएगा, 5π/6 तक, क्योंकि 5π/6 अगर तुम्हें याद होगा साइन 150 डिग्री तो हाफ होता है, हाफ पे ये कटेगा तो भी 1, ठीक है। फिर जैसे आप 5π/6 से आगे की तरफ जाओगे, 5π/6 से आगे की तरफ पाई तक बढ़ोगे, इतने रेंज में बढ़ोगे, तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है, 1 से नीचे हो जाएगी, 1 से नीचे हो जाएगी, समझो 0.9 भी हुई तो 0.9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 2, कुछ गलत बोला मैंने, 0.5, हाँ, π/6 पे, हाँ, तो π/6 से छोटी होगी, जैसे 5π/6 मतलब हाफ, तो हाफ से छोटी हो गई, यानी 0.5 से छोटी हो गई, 0.4 हो गया, 0.4 इंटू 2 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.8 का इंटीजर वैल्यू क्या दिखाएगा, 0। अब एक बच्चा बोले सर मैं कंफ्यूज हो गया, कहाँ कंफ्यूज हुआ, क्यों कंफ्यूज हुआ, देख ये तो ये वैल्यू कितनी है, हाफ, हाफ मतलब कितना होता है 0.5, तो जैसे तू आगे चलेगा तो इसके आगे जो आगे वाला जो एंगल आएगा, आगे वाला जो एंगल आएगा वो तो हाफ से कम ही दिखाएगा ना, तो एक पकड़ ले, हाफ से, हाफ मतलब 0.5 से कम, एक पकड़ ले। फिर अब बच्चा यहां तक पहुंच गया, अब इसके आगे उसे यहां तक पहुंचना है, अब ये कौन सा है, तो ये 30 ज्यादा है, मतलब वही सेम 30 वाला लॉजिक लेके चलो, तो ये 7π/6 है।
अब जिन बच्चों को मालूम होगा कि 7 पाई/6 कितना होता है, -½ होता है, तो -½ इंटू 2 -1, तो यहां से लेके यहां तक -1 दिखाएगा। -1 कहां से कहां तक दिखाएगा, पाई से लेके 7 पाई/6 तक ये -1 दिखाएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जैसे ही बढ़ेगा, जैसे मान लो कि ये यहां आ गया, यहां मतलब कि 240 डिग्री, 240 मतलब -√3/2 -0.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये इंटीजर का ग्राफ पहले समझ लो, अगर क्लियर नहीं है तो -2 है, -1 है, आपको एक नंबर आ रहा है -1 पॉइंट से 98 आ रहा है, सपोज करो, एक ऐसे टेंटेटिव दिया 1.98, तो मैंने क्या बोला है, ये राइट साइड वाली कोई वैल्यू नहीं दिखा सकता है, जो भी वैल्यू दिखाएगा इसके लेफ्ट वाला ही दिखाएगा। तो फिर ये -2 शोकेस करना चालू करेगा, कहा 7 पाई/6 से लेके 3 पाई/2 तक। इफ यू गॉट दिस देन डेफिनेटली देयर इज द आंसर। अब आंसर कैसे निकालेंगे, x का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल x, फिर ये हो जाएगा 5 पाई/6 -π/2, फिर 0 का 0, फिर -7 पाई/6 -π। अब सिंपल है यार, dx से x आएगा -2 इंटू, फिर ये हो जाएगा 3 पाई/2 -7 पाई/6। ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब पेजेस आगे देखते हैं, 5 पाई/6 -π/2, 5 पाई/6 -π/2, पीछे चलते हैं। हाँ, फिर ये खुला, तो अगर कैलकुलेशन करना है तो कर लो, 7 पाई/6 -6 पाई/6 यानी कि +π/6, तो -π/6 आ जाएगा, -π/6 इसका कैलकुलेशन हो गया। प्रीवियस पेज पे चलते हैं, 3 पाई/2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो कितना हो गया, 9 पाई/6 में से 7 पाई/6 किया, 9 पाई/6 में से 9 यहाँ लिख लो ना, 9 पाई/6 में से 7 पाई/6 गया, तो आंसर आएगा 2 पाई/6, ठीक है। उसका डबल तो कट गया, तो 2 पाई/3 -2 पाई/3 हो गया, -2 पाई/3 हो गया। फिर कितना हो गया 5, तो ये तो आ गया वही 4 पाई/6 -π/2 -2 पाई/3, तो ये इससे कट गया, -π/2 इक्वल टू RHS। फिर नेक्स्ट, अब ये है, तो अगर आप ग्राफिकल एरिया कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली बताऊंगा, ग्राफिकली, ठीक है। और ये ग्राफिकली 2 पार्ट में बताऊंगा, एक -2 से 2 वाला पार्ट बताऊंगा। तो इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया। फिर 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये आया, फिर 1 से लेके 2 तक ये आया, फिर -1, तो -1 से पहले पहले तो ये रहेगा, ठीक है। और लेट मी टेक द ग्राफ, हाँ, फिर -2 यहाँ पर है, -2 से पहले पहले यहाँ तक ये ऐसे रहेगा। फिर इसे हम कंप्लीट कर देते हैं, रेक्टेंगल की तरह बना देते हैं। ये लेंथ है 1, हाइट है 1, ठीक है। तो इसका 1 × 1 का एरिया 1 यूनिट आएगा। फिर इसे कर देते हैं, एरिया निकाल के इसको तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये 1 यूनिट ऐसे भी है, 1 यूनिट ऐसे भी है, तो ये भी -1 यूनिट हो गया। फिर ये ऐसे पूरा कंप्लीट करेंगे,
ये ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ऐसे 1 यूनिट है और ऐसे 2 यूनिट है, तो 1 इंटू टू, फिर ये 2 यूनिट्स आएगा -2, तो टोटल एरिया -2 -1 प्लस 0 प्लस 1, तो -2 ये आंसर देगा। और अगर कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहता है तो कर लो फिर उससे, ओ -2 से -1 में -2 रहेगा, ठीक है, इस तरह कर लो। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, इसमें तो तुम 1.8 दो तो 0.8 दिखाएगा, 2.9 दो तो 0.9 दिखाएगा, 0.5 दो तो 0.5 दिखाएगा, 3 दो तो 3.0 हो गया तो 0 दिखाएगा। मतलब ये इंटीजर पे क्या करता है, सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ये कैसे है, इंटीजर पे 0 दिखाएगा, बट इंटीजर से आगे मतलब इसका जो रेंज होता है ना, ये 1 होता है, 1 0 से 1, 1 एक्सक्लूडेड, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर आगे चलते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अच्छा 3 तक ही है ना, तो वाई वी आर गोइंग टिल, हाँ यहाँ पे लिख देते 3, फिर -2 से है तो इस ग्राफ को पीछे लेना पड़ेगा, -1, ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन तुमने ड्रॉ की उसकी ठीक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और इक्वेशन भी इनके पैरेलल शिफ्टिंग से आते हैं, ये हो गया। फिर देन हियर -2 ले लिया, ठीक है, -2, तो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ how many triangles are forming here, how many triangles are there, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, पांच ट्राइंगल, पांच इक्वल सिमिलर ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में लेंथ आपका मतलब बेस 1 यूनिट है, हाइट 1 यूनिट है, तो फिर टोटल जो एरिया आएगी वो हाफ इंटू 1 यूनिट ऑफ 5 ट्राइंगल इंटू 5 ट्राइंगल, तो 5/2 यूनिट्स ये आ गया, तो 5/2 -2, तो कितना हो गया 1/2 टोटल इसके इंटीग्रेशन का आंसर होगा। अच्छा, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग द 45 डिग्री एंगल, तो ये y इक्वल टू x हो गया। अब ये पैरेलल शिफ्टिंग है, तो अगर 1 से 2 में जाओगे तो ये y इक्वल टू x -1 हो जाएगा, ये y इक्वल टू x -2 हो जाएगा, बैकवर्ड जाओगे y इक्वल टू x -1 यानी कि x +1 हो जाएगा, ये बैकवर्ड देखोगे y इक्वल टू x +2 हो जाएगा, तो -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 5 हिस्से में इसका ब्रेक डाउन होगा विथ करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो लंबा चौड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई डिड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट, अब ये है फिर वही, अगर समझदार बच्चा होगा तो इसमें तो मैं हिंट देना चाहता हूं, हिंट आगे तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो 0 से I1 तीन इंटीग्रेशन तुम्हें सॉल्व करने हैं, 0 से 1, अब 0 से 1 में कोई एक नंबर लो, जैसे 0.5 यहाँ डाला, 0.5 इंटीजर है नहीं, उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0, तो फिर 0 से 1 में ये हो जाएगा x² + 1, ये तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x 0 to 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 आ जाएगा। देन I2 की बात कर लेते हैं, अब 1 से 2 के बीच में ये 1 दिखाएगा, तो 1 से 2 के बीच में ये 1 दिखाएगा, ये हो जाएगा x² - 2x + 2, जो आ जाएगा 1 से 2 के बीच में dx अपॉन, इसे मैं लिख देता x -1 का होल स्क्वायर से एक ज्यादा है, वही लीनियर है, तो इसका भी आंसर I2 का tan इनवर्स ऑफ x -1, फिर अंडर द लिमिट ऑफ 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 2 डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 - 1 वही 1 π/4 आएगा, 1 डालोगे 0 हो जाएगा,
फिर एक i3 सॉल्व करना, i3 2 से 3 में सॉल्व करोगे तो dx एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये हो गया 2 से 3 के बीच में एक नंबर डालो। तो जैसे किसी ने बच्चे ने बोला 2.5, 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 मतलब 2.5 का इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे 2.5 डाला तो 2 आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एक वैल्यू लेके देखने का उस इंटरवल में, फिर उसका इंटीजर वैल्यू ढूंढने का। ये 2 से 3 dx, अब ये मुझे दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो द आंसर इज व्हाट, ये वाला आंसर है इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x - 2 अंडर द लिमिट ऑफ 2 to 3। 3 डालोगे तो 3 - 2 π/4 आएगा, i3 इज π/4, तो द टोटल i का आंसर इज i1 + i2 + i3, i2 + i3 इक्वल टू 3 π/4, 3 π/4। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ln x। अब ln x इंटीजर क्या क्या हो सकता है, ये तो हमें भी मालूम है कि ln x 0 होता है कब, जब ln 1 होता है। ठीक है, ln 1, तो वही चीज़ आपको करनी है कि 1 कब होता है। जैसे ln x इक्वल टू 1 कब होगा, तो आंसर है x इक्वल टू e⁻1 पे होगा, तो यानी e पे। फिर ln x 2 कब होगा, 2 कब होगा, आपको ऐसे ब्रेक करना है, x इक्वल टू e²। अच्छा, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, e मतलब 2.732, और फास्टर कैलकुलेशन के लिए बता दो 2.8 मान के करो, 2.8 या 2.7 मान के चलो फास्टर कैलकुलेशन के लिए, फास्टर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, फिर ln x 3 किधर होता है, ln x 3 किधर होता है, x इक्वल टू e³। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 2.7 का क्यूब भी अगर तुम निकालते हो, 2.7 का क्यूब, तो आई थिंक मोर देन जाएगा ये 2 चलो ना मैं इसको निकाल ही लेता हूँ, 2.7 का क्यूब। अच्छा, मेरे पास तो बाइनोमियल थियरम भी एक चैप्टर है, उससे भी मैं कर सकता हूँ। 2 + 0.7 का क्यूब 2⁻³ कॉमन ले लिया 2, और ये हो गया 1 + 0.7 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.7 मतलब 3, और कितना हो जाएगा 7 6 फिर 5 35 हो गया 70 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 1 + nx 3 × 0.35, इतना भी लोगे ना तो भी अप्रॉक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। 1.35 3 जा तो ये 2.45 आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 4 कैरी किया, 8 4 जा 32, 36 16 19 पॉइंट, अरे नहीं, और वैसे भी 2.732 है, मतलब इससे तो ज़्यादा आएगा। एक्यूरेसी चाहिए, e³ तो मोर देन ये रहेगा 20 रहेगा, इतना मुझे मालूम है। और ये जो मैंने ट्रिक लगाया है ना, वो तो बाइनोमियल थियरम का लगाया है और बहुत जल्दबाजी में किया है, तो 19.60 आ रहा है, इसका मतलब उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। तो e³ तक तो इसे ब्रेक मत करो, एक बार इसे करके देख लेना तुम, श्योर मुझे जहाँ तक मालूम है नहीं जाएगा। ठीक है, 2.8 अगर लिया होता तो और ज़्यादा क्लियर हो गया होता। 2.732 है ना, मैंने तो वैसे भी वैल्यू कम ली थी, तो 19 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 से e तक, फिर इंटीजर वैल्यू क्या दिखाएगा 1 से e। ठीक है, 1 से e, तो 1 पे तो 0 दिखाता है और e पे 1 दिखाता है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 1 के बीच में रहेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर e से लेके e² तक,
तो ई पे तो 1 दिखाता है और ई स्क्वायर पे 2 दिखाता है। ई पे 1 और ई स्क्वायर पे 2, 1 और 2 के बीच में रहेगा, यानी इंटीजर वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाएगा। श्योर तुम इस बात को समझ गए होगे, इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर ई स्क्वायर से 20 तक, ठीक है, इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगा, बरोबर। तो ये देखो ना, ऐसे इसे समझ लो कि यहाँ पे लिख भी देता ln 1 जो है वो 0 होगा, ठीक है। ln x इक्वल टू 0, ln x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो 1 से 0 से 1, 1 से 2 और 2 से फिर वो डाल दो 20, ln 20 लेस देन 3 से तो कम ही रहेगा। तो मतलब इस रेंज का कोई भी नंबर डालते हो, ठीक है, इस रेंज का कोई भी नंबर डालते हो तो ये आपको वैल्यू 0 ही दिखाएगा, इंटीजर वैल्यू। होपफुली तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आगे तो मुझे लगता है कि आप लोग कर ले जाओगे। ये आ गया x e2 ई स्क्वायर, ये आ गया 2 बाहर लेके x ई स्क्वायर से 20, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस ई स्क्वायर, दैट विल गिव यू व्हाट, ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 40 माइनस 2 ई स्क्वायर। तो माइनस ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 40, होपफुली दिस इज द राइट आंसर। इसे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ln 1 पे जैसे मैंने समझा ना, ln 1 क्या होता है 0, फिर 1 से बड़ा ln 2 क्या होगा, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा, जैसे मुझे याद है 0.693 होता है, 0.693 तुम्हें कितना देगा, इंटीजर वैल्यू 0, ठीक है। फिर ln e क्या होगा, तो तुम्हें 1 देगा, मतलब e से पहले पहले कोई भी नंबर पे ln का वैल्यू जो भी आएगा उसका इंटीजर वैल्यू तुम्हें क्या देगा, 0। ऐसे ही याद कर लेना है। ln 2 जो है ना, ln 2 जो है, ln 2 वो 0.693 होता है। ये जस्ट तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, इतना तो तुम भी समझ सकते हो। अब इसमें 2 तरह के पार्ट है, एक तो माइनस हाफ टू हाफ, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अच्छा, तुम कहोगे सर ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया, मैं ये पहले ही लेक्चर से कहते आ रहा हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो। हाँ, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगेगी, ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो अगर तुम समझदार हो तो मैंने ये चीज़ बहुत बार तुम्हें बताई है कि ये चीज़ ऑड होती है, ऑड होने की वजह से, ये एक ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका टोटल आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और बाकी ये कैसे टूटेगा, माइनस हाफ टू 0। तो जैसे मैंने माइनस हाफ मतलब माइनस 0.5 से 0 के बीच में एक नंबर डाला, माइनस 0.4, माइनस 0.4 माइनस 1 0, अब ये माइनस 0.4 डाल दिया है। नंबर लाइन पे राइट साइड की वैल्यू लेगा नहीं तो लेफ्ट साइड की वैल्यू तुम्हें दिखाएगा -1। तो माइनस हाफ से 0 के बीच में तुम्हें, माइनस हाफ से 0 के बीच में ये -1 दिखाएगा, और 0 से हाफ के बीच में तुम्हें 0 दिखाएगा। और ये तो तुम्हें ऑड फंक्शन हो गया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये 1 dx आएगा, dx इसे इरेज कर देते हैं, -1 आएगा ना, तो जिससे तो मैंने बाहर लेगा dx का इंटीग्रल x 0 माइनस हाफ यानी प्लस हाफ हो जाएगा, जो बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट आंसर में चेंज हो जाएगा। प्रीवियस पे जाते हैं एंड आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। तो i इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। इफ़ यू अंडरस्टूड देन इट्स ओके, नहीं है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ कि मतलब मुझे स्लो जाना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए। -π/2 से π/2 एफ ऑफ एक्स ये है कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, सब कंटिन्यूस है। अच्छा, ये वाला जो है इस पीरियड में तो tan x डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, अगर तुम्हें याद होगा tan x ऐसे होता है। और हम एंड पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर रहे, वो तो सिंगल एक पॉइंट है ना, छोड़ दो, सब कंटिन्यूस है।
अब कंटिन्यूअस है तो ये तो एक इवन फंक्शन हो गया, इवन। अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स तो ऐसे पता चलेगा कि सर मैंने x की जगह पे माइनस एक्स डाल दिया, तो x की जगह पे जब तुम माइनस एक्स डालोगे, माइनस एक्स डालते हो माइनस एक्स आएगा, तो ये तो cos x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ पर भी है ना माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, ये माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस बाहर, माइनस बाहर, तो ये सबसे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, लेकिन लास्ट के, चलो इसे इरेज कर दूँ, यहाँ पे ना लास्ट के हर कॉलम से माइनस बाहर आ जाएगा। और एक चीज़ तुम्हें ये भी मालूम होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन कहीं से लिया जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से लिया जाता है, तो यहाँ से माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा, सॉरी माइनस हाफ कह रहा हूँ, माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन जाएगा, इसलिए एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एक ऑड। फिर एक बच्चा बोलेगा सर डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव ये एक चैप्टर है जिसको मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन भी है जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि हमने डेफिनेट का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना है, ऐसे नहीं। एक छोटा सा लॉजिक है जिसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे कोई भी एक फंक्शन ले लो, बच्चे ने बोला cos x, तो सॉरी तुम्हें ऑड फंक्शन लेना होगा, तो एक बच्चे ने बोला सर sin x ले लेते हैं, चलो हमने sin x ले लिया। किसी बच्चे से पूछा ये किस तरह का फंक्शन है, बच्चे ने बोला ऑड, क्यों, क्योंकि माइनस डालोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव ले लो एफ डैश एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें माइनस एक्स डालो तो क्या होगा, तो फिर आंसर आएगा माइनस, तो बाहर आएगा नहीं, ये कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहेगा, इवन। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ऑड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इवन होता है। अब दूसरा डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस डालो, माइनस एफ डैश माइनस एक्स निकालो, एफ डबल डैश माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, सो फिर ये हो जाएगा माइनस का प्लस साइन एक्स, साइन एक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, ये साइन चेंज किया मतलब माइनस एफ डबल डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो मैं ये फंडा ऐसे बताना चाहता हूँ, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा इससे क्या रास्ता मिला हमें, तो मैंने कहा कि अगर एफ एक्स ऑड है तो उसका पहला डेरिवेटिव इवन होगा, दूसरा डेरिवेटिव भी ऑड होगा, दूसरा डेरिवेटिव भी ऑड होगा। अब एक बच्चा बोले अगर सर ये ऑड होगा, अगर ये ऑड होगा तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे किस हिसाब से हम सोचेंगे, तो मैंने सोचा ऐसे कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसे ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ डबल डैश माइनस एक्स, एफ डबल डैश माइनस एक्स, ठीक है। फिर आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये अपना माइनस बाहर छोड़ेगा क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, माइनस बाहर छोड़ेगा, दोनों अपना माइनस माइनस बाहर छोड़ेंगे, जो कॉमन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। फिर एक बच्चे ने बोला अगर हमने ऐसे किया तो इससे क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, सीधी सी बात है कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है ना ये ऑड होगा, क्या होगा, ऑड। अगर ये ओवरऑल ऑड होगा क्योंकि
जब इसमें तुम ये पूरे फंक्शन को, ये इसको पूरे को जी ऑफ एक्स ले लो, तो जब तुम माइनस एक्स डालोगे तो माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑड फंक्शन है, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जब ये प्रूफ हो जाए कि फंक्शन ऑड है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ आई? आंसर ऑफ आई क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ आई? तो आंसर होगा 0। एक बच्चा बोलेगा मुझे डिफ़िकल्टी आई, तो मैं तुम्हें फिर बताता हूँ मैंने कैसे देखा। ये मुझे पता चला कि ये इवन है, ये एफ एक्स ऑड है, क्योंकि मैंने ऐसे पता किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला तो लास्ट वाले कॉलम में माइनस बच रहा था, कॉमन आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्रूफ हो गया। तो इससे मुझे पता चला ऑड। फिर ऑड है तो प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? ऑड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इवन होता है, दूसरा डेरिवेटिव ऑड होता है, तो ऑड प्लस ऑड ये ऑड हो गया। तो इवन इंटू ऑड, या ऐसे सिंपली एनालाइज करो, इवन इंटू ऑड ऑड, इवन इंटू ऑड ऑड, ठीक है। तो दो ऑड फंक्शन थे, और ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के रेंज में अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया फंक्शन ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। फिर ln sin x, हाँ, अब इसको करने से पहले वो प्रॉपर्टी के प्रूफ की ज़रूरत है। मुझे लगता है प्रीवियस जाता हूँ मैं, पेजेस ऐड करता हूँ। अब इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा समझाना चालू करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है? कि 0 to 2a f of x dx is same as 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx। और कुछ लोग 0 to a भी कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को और के लैंग्वेज में लिखो तो 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a बाई 2, ये हो जाएगा f of x प्लस f of a माइनस x dx। ओके, चलो ये प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। अगर ध्यान से देखो दोनों एक है। यहाँ 0 to 2a दिया था ये। अच्छा, ये इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड। इसका नाम है हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी। अब कोई बच्चा बोलेगा कैसे प्रूफ करने का? तो LHS ले लिया, 0 to 2a f of x dx, मुझे a लाना है, तो इसे ब्रेक कर दिया, 0 से a, फिर a से 2a, a से 2a f of x dx, ठीक है, ये कर दिया। फिर एक बच्चे ने बोला ये तो ठीक है, 0 to a, देखो ये आ रहा है ना, 0 to a f of x dx, ये वाले पार्ट को। अब इसको मैंने कर दिया 0 to a f x dx, और इसे कर दिया से I1 इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लेट I1 इक्वल टू a to 2a f of x dx। अब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें करते हैं। लेट x की जगह पे मान लिया ये जो भी लाना है 2a माइनस टी, तो डेरिवेटिव ऑफ x dx 0 माइनस डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस डी टी। नाउ द I1 विल बी वॉट? तो जब मैंने यहाँ पे a डाला तो 2a माइनस ए, ये तो हो गया a। जब मैंने 2a डाला ये हो गया 0, ये हो गया f ऑफ x बन गया 2a माइनस टी, और dx बन गया माइनस डी टी। फिर a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। होपफुली तुम समझ ही गए होगे कि सर ने क्यों लिखा है, समझ जाओ। नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने सही नहीं लिखा है। मैंने चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाई, बाहर का माइनस उड़ाया, तो फिर ये 0 to a हो जाएगा ना, 0 to a हो जाएगा। और चेंज ऑफ वेरिएबल लगा देता हूँ, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाने से फिर ये 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर ये जो i था वो बन गया 0 to a, यहाँ बन गया एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये ऐसे बन गया।
and that's what we got the answer. 0 to a fx plus f of 2a minus x dx. अब कोई बच्चा बोले ये सर मतलब आप क्यों ऐसे इसको किया आपने। चलो ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं कहता हूँ सोचो, क्वेश्चन के बारे में जो सोच सकते हो सोचो। अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बॉक्स को स्पेसिफाई ना करे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तब तक आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानेंगे। अब एक बच्चे को बोलूँ सोचो, तो फिर वो सोचेगा सर इसको मैं क्या करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊँ। वही तो बात है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे। तो मैंने बोला ना जब कोई प्रॉपर्टी न काम आए तो बस किंग प्रॉपर्टी अपनी काम आ जाएगी। किंग प्रॉपर्टी से 0 to π/2 ln ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अब बोलो, तो बच्चे ने बोला सर ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस इतना ही प्रूफ कर सकते हैं। जब कुछ ना समझ में आए तो ऐड कर दो 0 to π/2, फिर ये ln साइन एक्स प्लस ln कॉस एक्स ln साइन एक्स कॉस एक्स लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn होता है। और अगर अब तुम्हें एक लाइन और लिखनी पड़े तो लिख दो उस लाइन को, वो लाइन है 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x अपॉन 2 साइन x कॉस x इसकी वैल्यू होती है, तो मैंने इसको ऐसे रिड्यूस किया। अब इसे log की m/n वाली प्रॉपर्टी से अगर अलग करते हो 0 से π/2 ln साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 ln ऑफ 2 dx। होपफुली यू अंडरस्टूड, log m माइनस log n। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी कि अब यहाँ पे किस तरीके से अटेम्प्ट करें। ठीक है, सोचो, ध्यान से सोचो, लगे हाथ। मैं एक मैसेज का रिप्लाई कर दूं। कुछ सोचा? ln साइन 2x, क्यों ना हम 2x को t मान लें। इसके लिए अगर मैं 2x को t मानूं तो 2dx इक्वल टू dt, 2dx इक्वल टू dt, 0 डालेंगे लिमिट तो 0 रहेगा, π/2 डालेंगे तो पाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा 2i आया था, 0 से पाई डी मैंने प्रूफ किया 2x इक्वल टू डी टी, मतलब dx इक्वल टू dt/2 dt, और ln ऑफ साइन 2x था, 2x को ही t लिया, ये ऐसे हो गया। माइनस इधर वाला पार्ट log 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बचेगा, आ जाएगा x 0 to π/2। होपफुली ये देख लो। अब मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, हाफ 0 से पाई ln ऑफ साइन x dx। ये तो चीज़ तुम्हें समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। और माइनस log 2 π/2 आ गया, log 2 π/2 आ गया। यहाँ तक तो सब बच्चे समझ जाएंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाया। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, तो अब इस प्रॉपर्टी की अब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है?
थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड 0 to a, and what will happen if the 2a minus x equal to f of x, then it will become 2 times of, understood, it will become 2 times of. तो कोई बच्चा बोले सर मुझे नहीं समझा, तो अगर बच्चा बोले नहीं समझा तो मैं उसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ये हाफ हो गया. व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, आंसर इज साइन थीटा. ये इसके बराबर हो गया तो बाहर डाल दो 2 टाइम्स ऑफ, लिमिट आधा कर दो 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस π/2 log 2 π/2 log 2. तो ये 2 चला गया. अब ये पूरा पार्ट आई है तो अगर यहाँ पे हम कर देते पूरा पार्ट आई है. होपफुली एक बच्चा डाउट डेफिनेटली निकालेगा कि सर मुझे डाउट आ रहा है. π/2 log 2 2i माइनस आई माइनस π/2 log 2. और कुछ में लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की ये है कि π/2 log ऑफ 1/2 ऐसे. तो अब मोटा मोटी रिजल्ट के तौर पे कुछ रिजल्ट याद रख लो जो तुम्हें काम आएंगे. रिजल्ट, फिर एक बच्चा बोलेगा कौन कौन से, ये 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स, 0 to π/2 log ऑफ cos x, log ऑफ cos x, log ऑफ साइन x, log ऑफ cos x, π/2 log 1/2, 0 to π/2 log tan x dx, 0 to π/2 log cot x dx, ये 0 होता है. और तीसरा 0 to π/2 log sec x dx, 0 to π/2 log cosec x dx. बस यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देना या π/2 log 2 लिख दो. कितना इजी था. नेक्स्ट, अब ये 3x है, निकाल लो 3x 1 कहाँ पर होता है, 2 कहाँ पर होता है, लाइन से निकालो. 3x 0 कहाँ पर होता है, जब x 0 हो. 3x 1 कहाँ पर होता है, जब x 1/3 हो. 3x 2 कहाँ पर होता है, जब x 2/3 हो. 3x 3 कहाँ पर होता है, जब x 1 हो. 3x 4 कहाँ पर होता है, जब x 4/3 हो. 3x 5 कहाँ पर होता है, जब x 5/3 हो. 3x 6 कहाँ पर होता है, जब x 2 हो. तो अब आप पहुँच गए कि x 2 है. अब इसको ब्रेक करते जाओ, लाइन से इसे ब्रेक कर दो. I इक्वल टू 1 से लेके 1 से चालू हो रहा है ना, तो ये तो अपने को चाहिए ही नहीं. 0 1/3 2/3 यहाँ से ब्रेक करते हैं. 1 से 4/3 के बीच में लोएस्ट वैल्यू लिखो. 1 से 4/3 के बीच में कोई भी लोएस्ट वैल्यू. अच्छा, कोई बच्चा डाउट करे कि सर मुझे नहीं क्लिक होता है कि 3 कैसे होगा, तो 4/3 मतलब कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग. उससे छोटी वैल्यू लो, यहाँ पे डालो, मल्टीप्लाई करो, इंटीजर वैल्यू देखो. लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ 1 से 4/3 के बीच में लोएस्ट वैल्यू. 3dx
फिर 4/3 से 4/3 से 5/3 के बीच में लोवेस्ट कितना होता है? 4 से लोवेस्ट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इंटीजर वैल्यू देखो। फिर 5/3 से 2 के बीच में लोवेस्ट वैल्यू 5 है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर मुझे ये वाला क्लिक नहीं होता है, तो जैसे 2 से नीचे एक नंबर ले लो, 1.9। 1.9 इंटू 3 कर दो, 19 3 जा कितना होता है? 57। 5.7 हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा। एंड नाउ कैलकुलेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, कैलकुलेशन आप कर लो। नेक्स्ट, फिर एक्स स्क्वायर, वही सेम लॉजिक लगाओ कि एक्स स्क्वायर जीरो कहाँ पर होता है? जब एक्स जीरो होता है। एक्स स्क्वायर 1 कहाँ पर होता है? जब एक्स 1 होता है। एक्स स्क्वायर 2 कहाँ पर होता है? जब एक्स √2 होता है। एक्स स्क्वायर 3 कहाँ पर होता है? एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 1.41। इससे तो नीचे, इस नंबर के ऊपर नहीं रिजल्ट जाना चाहिए। ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये तो हो गया 0, तो 1.7 हो गया 32। ठीक है, तो x इसके ऊपर गया ना, तो ये छोड़ दो। अब आप कैसे ब्रेक करोगे कि 0 से लेके 1 के बीच में इसकी इंटीजर वैल्यू, 0 से 1 के बीच में लोएस्ट क्या है? 0 लिख दो। फिर 1 से लेके √2 के बीच में, 1 से लेके √2 के बीच में, 1 से लेके √2 के बीच में, इनके बीच में लोएस्ट क्या है? तो आ गया 2, लोएस्ट 1 आ गया। 1 dx। फिर √2 से √3 नहीं जाएंगे, √3 ज़्यादा हो गया, अपना लिमिट यही है 1.5 के बीच में। तो इन दोनों, ये इंटीजर है, ये दो इंटीजर में से लोवेस्ट कौन सा है? 2 लिख दो। एंड रेस्ट डू द कैलकुलेशन। 0 x आएगा तो ये देगा तुम्हें √2 - 1। ये 2 बाहर कर लो, x ये भी देगा, तो फिर अगेन व्हाट यू विल गेट? 1.5 - √2। नाउ रेस्ट यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन। अच्छा, जिन बच्चों को ना समझ में आया वो मुझे कांटेक्ट कर लेना कि सर मुझे ये दिक्कत आई, -√2 + 2। ये देखो कहाँ दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आया। ये इंटीजर फंक्शन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ये दिया है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1.5। आप उसे इक्वल टू इंटीजर वैल्यू से इक्वेट कर लो। ठीक है, इंटीजर वैल्यू से इक्वेट करके आप उसका करस्पॉन्डिंग x निकाल लो। ठीक है, रेस्ट आप समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड, तो ये वाला पार्ट, तो ये देखो, ये I1 है, ये I2 है। तो चलो I1 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 से -1 के बीच में -1.5 लिया। -1.5 का इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? -2 का मॉड क्या आएगा? 2 आ जाएगा। फिर -1 से 0 के बीच में, फिर ये -1 दिखाएगा, का मॉड 1 आ जाएगा। फिर 0 से 1 के बीच में 0 दिखाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में ये 1 दिखाएगा, तो 1 दिखाएगा। सो आगे कैसे करेंगे? I1 इक्वल टू 2 बाहर रखा, x -2 to -1, फिर ये x -1 से 0, फिर ये 0, फिर ये x 1 से 2, फिर I1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? -1 माइनस ऑफ -2, -1 माइनस ऑफ -2 यानी +2, तो 1 हो जाएगा। 0 माइनस -1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 1 1 यानी कि 4 आंसर आ रहा है। अब I2 तो ये ऐसे दिया हुआ है, -3 से 3 x⁸ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिया हुआ है। अब मैं इसका लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे डेवलप करूँगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला अपना है ना, -a to a,
इवन ऑड वाला नहीं है, तुम चले जाते हो डायरेक्ट इवन ऑड पे। मैंने तो बोला है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला अप्लाई करो, तुम्हें आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला अप्लाई करोगे तो तुम्हें फटाक से आंसर आएगा। फिर एक बच्चा बोला चलो सर अगर मैं करूँ भी तो मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें ऐसे मिलेगा 0 से 3 एक्स रेज टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेज टू 11 प्लस एक्स रेज टू माइनस एक्स रेज टू 8, तो एक्स रेज टू 8 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स रेज टू 11। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। फिर क्या करूँगा तो 0 से 3 आई विल टेक एक्स रेज टू 8 कॉमन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेज टू 11 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स रेज टू 11। अब अगर x में इंटीजर दूं तो उसका 11th पावर भी इंटीजर होगा जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होगी, तो इंटीजर के लिए तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर मैं इंटीजर नहीं दूं, ठीक है, इंटीजर नहीं दूं तो फिर ये क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर 1 आता है। अब कोई बच्चा बोले कैसे 1 आता है, तो चलो एक पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने लिया 0 से 1, ये फ्रैक्शनल x का काम कर रहा है, और ये मैंने यहाँ से ले लिया -1 से, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल x बनता है शिफ्टिंग x -1। ठीक है, अब दोनों ये -x है, फ्रैक्शनल ऑफ -x, तो x + 1 बनता है, x + 1 बनता है, बरोबर। तो अब किसी बच्चे ने बोला कि सर -0.9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो इसमें डालो तो तुम्हें आएगा +0.1, और 0.9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो तुम्हें आएगा 0.9, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 1। फिर एक बच्चा बोला सर एक बार और समझाओ ना कैसे होता है ये, तो मैं बोलूँगा अभी देखो, जैसे किसी ने बोला कि 10.9 क्या होगा, तो 10.9 का आएगा 0.9, और -10.9 अगर उसने लिया तो क्या आएगा, नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव फ्रैक्शनल x जो होता है वो x प्लस इंटीजर होता है, जो भी x है ना प्लस इंटीजर, मतलब प्लस -1 के लिए -11 से पास होगा, तो x + 11 आएगा इसके लिए। तो जब तुम ये नंबर डालोगे ना -10.9, ठीक है, -10 ये -x आना चाहिए, मतलब माइनस फ्रैक्शनल x, हाँ माइनस इसे कर दो, माइनस x की जगह पे यहाँ पे शिफ्टिंग बरोबर है, माइनस फ्रैक्शनल x होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब अगर मेरा कहने का मतलब, अब करके देख लो ना ग्राफिकली, कोई अगर बच्चा कहता है कि सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, तो फिर मैं उसे ऐसे समझाऊंगा, देखो इसका ग्राफ जो है, ये सब ग्राफिकली समझने वाली प्रॉपर्टीज़ है। 0 से लेके 1 तक ये ऐसे चलता है, 1 से 2 तक ये ऐसे चलता है, 2 से 3 तक ये ऐसे चलता है, पीछे ये ऐसे चलता है, फिर यहाँ पे ये ऐसे चलता है, -1 -2, तो इसका फ्रैक्शनल x यहाँ पे रहेगा तो ये x आएगा, ठीक है 0.9, और यहाँ पे रहेगा तो ये माइनस फ्रैक्शनल x है, तो ये हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल x + 1 हो जाएगा। जैसे 0.9 किसी ने डाला तो 0.9, तो -0.9 तो तुम्हारा समवेयर यहाँ पे होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू छोटी दिखाई देगी। अगर किसी बच्चे ने गलती से -0.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.9 लिख दिया तो गलत है। ये देखो ये 0.1 पे तुम्हें 0.9 जितना वैल्यू दिखाई देगा, तो इसमें एक्चुअली हम कैसे कहते हैं -0.9 + 1, तो 0.1 आता है। अब क्लियर हुआ,
तो अब ये कहीं पर भी जोड़ोगे, जैसे ये फ्रैक्शनल एक्स यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर हो गया माइनस फ्रैक्शनल एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू। अब इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हें आंसर वन आएगा। तो इफ़ x डजेंट बिलोंग्स टू इंटीजर, x अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, इफ x doesn't belongs to integer then fractional of x plus fractional of माइनस एक्स इक्वल टू वन। अब कोई बच्चा बोले वहाँ तो 11 है, लो भाई तुम्हारे लिए, अगर इंटीजर नहीं है तो उसका nth पावर भी उसे इंटीजर होने नहीं देगा, तो भी ये वन आएगा। तो फिर बच्चे ने बोला ठीक है ये समझा, तो फिर कैसे करेंगे, प्रीवियस पे जाते हैं। हाँ तो फिर इसका वैल्यू वन हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। प्रीवियस में अच्छा ये 4 आया था, तो टोटल आई का आंसर हम लिखते हैं। नेक्स्ट टोटल आई का आंसर ये 4 आ गया था, प्लस ये 0 से 3 एक्स रेस टू 8 1 डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एक्स रेस टू 9/9 0 to 3 4 3 रेस टू 9/3 का स्क्वायर, बरोबर ना, 0 तो डाल के कोई मतलब नहीं है। 4 + 3 रेस टू 7 निकाल लो जो आंसर आता है। अब लास्ट के 2 न्यूमेरिकल और बाकी रह गए। ये न्यूमेरिकल कैसे करें, बच्चा बोलेगा सर ऐसा न्यूमेरिकल हमने देखा था, किया भी था सर, वो सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स करेंगे, तो उसकी जो लिमिट थी ना 0 to π/2, साइन बन गया कॉस, वो ऐसा वाला क्वेश्चन था। इसमें कैसे करें, इधर 0 to 2π है, चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते तो तुम्हें इसके, अब यही क्वेश्चन है। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये किया था हमने, अरे 2π - थीटा करोगे चेंज ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल ऐसे समझो, 0 to π/2 ये क्वेश्चन हमने किया था, i = 0 to π/2 साइन रेस टू 20x अपॉन, एक मिनट यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखता हूँ मैं, ये प्रॉब्लम हमने ये नहीं किया था, ये वाला किया था, 0 से π/2 साइन x रेस टू 2020 अपॉन साइन x रेस टू 2020 प्लस कॉस x रेस टू 2020, ये वाला प्रॉब्लम हमने किया था। प्रॉपर्टी के बाद रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस x, ये करने के बाद 0 to π/2 साइन बिकम कॉस x 2020, ठीक है, साइन x का कॉस x 2020 प्लस साइन x 2020, ये dx नंबर 2 बन गया। फिर एडिंग 1 and 2, फिर तुम्हारा ये आ गया 2i, सेम लिमिट 0 to π/2, सेम डिनोमिनेटर साइन x रेस टू 2020 प्लस कॉस x रेस टू 2020, न्यूमरेटर अलग अलग थे, ऐड कर दो, साइन x रेस टू 2020 प्लस कॉस x रेस टू 2020 dx, ये फिर क्या हुआ, कट गया, यहाँ पे ऐसे कट गया। फिर तुम्हें आंसर क्या आ गया, 2i = π/2 माइनस 0 x आएगा ना, तो इसका आंसर आता है π/4। तुम्हें अगर ये क्वेश्चन याद आ रहा है तो ध्यान से देखो, प्रीवियस जाओ, ये इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन ये 0 to π/2 है, लिमिट π/2 मतलब 2π के आधे का आधा। फिर बंदा फटाक से बोलेगा अरे सर तो फिर वो प्रॉपर्टी लगाओ ना, हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर देखो अब इस क्वेश्चन को यही छोड़ते हैं,
अब ये क्वेश्चन मेरे पास आया ना, तो मैं यूजिंग किंग प्रॉपर्टी में लिख दूंगा, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। अब कोई बच्चा बोले किंग प्रॉपर्टी, तो सर ने बोला था कि रिप्लेस x बाई टू बाई सम ऑफ द लिमिट, सम ऑफ द लिमिट मतलब 2 पाई माइनस एक्स। अगर तुम ये करते हो यहाँ पे तो i सपोज करो ये 1, तो i 0 से 2 पाई, फिर साइन 2 पाई माइनस एक्स 2019 dx, साइन 2 पाई माइनस एक्स 2020। एंड ये सब सारे प्रॉब्लम एक्सक्लूसिवली मेरे बनाए हुए हैं। सो आई वर्क आउट हार्ड, और मैंने प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट किए। कुछ तो मैंने बुक का रेफरेंस भी लिया, नो डाउट। आई एम नॉट दैट मच जीनियस कि मैं बोलूँ कि नहीं ये सब तो मैंने बनाया है। देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैं फैक्ट बातें करता हूँ। कुछ बुक का रेफरेंस लिया, लेकिन जैसे ये सब एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम से ये सब मेरे बनाए हुए हैं। अच्छा ये हो गया। फिर अगर तुम्हें याद होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो फिर ये जो पार्ट है 0 से 2 पाई, ये अपना माइनस बाहर फेंकेगा, ये अपना माइनस बाहर फेंकेगा साइन एक्स रेस टू 2019, क्योंकि ऑड पावर है ना, इसका इवन पावर होने की वजह से माइनस अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये तो माइनस जनरेट ही नहीं करेगा, तो वाई शुड वी टॉक अबाउट दिस। तो ये dx हो गया नंबर 2। तो अगर i प्लस आई करोगे ना, तो फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा 0, 2i बराबर हो जाएगा 0, तो i इक्वल टू 0। तो होता क्या है कि बच्चे इसमें भी सेम वे से जाते हैं, तो बच्चों को बाद में 2 पाई माइनस एक्स वही चीज़ आएगा। तो जब चीज़ चेंज ना हो तो हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी कैसे कि 0 to 2a f of x dx is same as 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। और उसमें भी केस बनेगा कि if f of 2a minus x इक्वल टू f of x, तो फिर 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx। मतलब क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, बाहर 2 टाइम्स। तो अब एक बच्चा बोले तो आप इसको बताओ कैसे करेंगे। सब जगह इवन पावर है, तो अगर कॉस मतलब नेगेटिव भी आता है तो इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले बार में आधा लिमिट 0 to पाई होगा, ये सेम रहेगा। तो पहली बार में इट विल लुक लाइक i इक्वल टू, चलो मार्कर चेंज कर देते हैं, i इक्वल टू 0 से 2 पाई का आधा पाई 2 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन साइन रेस टू 2020x अपॉन साइन रेस टू 2020x प्लस कॉस रेस टू 2020x साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इवन पावर है ना, इवन पावर है तो सोचो ही मत। फिर अगेन यूजिंग वन मोर टाइम प्रॉपर्टी, तो एक बार और आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, आधी लिमिट और हो गई, एंड द सेम न्यूमेरिकल साइन रेस टू 2020x साइन रेस टू 2020x प्लस कॉस रेस टू 2020x dx। तो एक्चुअली आपको क्या सॉल्व करना था, यहाँ पे i इक्वल टू 4 टाइम्स लगा के सॉल्व करना चाहिए था। फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 4 8 मत कर देना, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 4 टाइम्स ऑफ दैट, 4 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा इंटू 4 आएगा, तो द राइट आंसर विल बी पाई। अब देखो
कोई बच्चा बोले सर हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, अरे वो किंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाया, लगाओ किंग प्रॉपर्टी। देखो कोई बच्चा बोले अगर ना समझे तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता। अगर तुम्हारा आता है साइन 2 - x रेज टू 2020, तुम लिखोगे माइनस साइन x रेज टू 2020, फिर तुम्हारा आ जाएगा साइन x रेज टू 2020, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे अगर तुम ये करते हो। वैसे ही इवन पावर होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसके साथ प्रॉपर्टी नंबर 9 तक सारी चीजें खत्म हो गई। अब इसके बाद मैं पहले वॉलिस प्रिंसिपल समझाऊंगा जहां पे प्रॉपर्टी नंबर हाफ ऑफ द लिमिट्स प्रॉपर्टी फिर अप्लीकेबल होगी, ठीक है। वॉलिस प्रिंसिपल के बाद फिर मैं पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी बताऊंगा तुम्हें। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखो, लाइक करो, दोस्तों को दिखाओ, ठीक है। और मुझे साथ साथ कमेंट करके बताओ कि तुम्हें और मॉडिफिकेशन क्या चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।